हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। सॉलिड स्टेट का जो डेमो पोर्शन अपन कर चुके थे, अब उसके बाद बेसिक जो ये चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, वो बिल्कुल उसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट था, वो आप सबको बेसिकली आप जानते हो स्टार्टिंग से। तो अब देखिए आप सॉलिड स्टेट, अब पहले बात तो आप सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड होता क्या है? एनी सब्सटेंस whose melting point is above than the room temperature। अगर कोई भी सब्सटेंस है, सपोज कीजिए ये डस्टर है, इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट, पहली बात तो आपको डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस तो ये पता ही होगा कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है? सॉलिड्स का होता है, और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा किसका होता है? लिक्विड्स का। तो अगर कोई भी सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट अबव देन द रूम टेम्परेचर है, अगर बताइए रूम टेम्परेचर पे इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ये तो मेल्ट हो जाएगा, और ये लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होगा या गैसियस स्टेट के अंदर, जिस भी स्टेट के अंदर होगा, सॉलिड स्टेट में तो प्रेजेंट होगा नहीं। तो अपन को क्या चाहिए? सॉलिड। तो सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है? अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन सॉलिड स्टेट, अ सब्सटेंस इज said to be in solid state if its melting point is above than room temperature। रूम टेम्परेचर से अबव होना चाहिए, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रहना चाहिए? वो रूम टेम्परेचर से अबव रहना चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर से नीचे हुआ तो वो क्या हो जाएगा? मेल्ट। तो सॉलिड, आप किस सब्सटेंस को सॉलिड कब कहोगे? अगर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कब है? रूम टेम्परेचर से अबव है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब अपन एक बार सॉलिड के बारे में देखेंगे कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और सॉलिड को कैसे बताते हैं। तो आपको पता है कि अपन देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉलिड। जनरल सॉलिड्स। अब आपको पता है कि जो सॉलिड होता है वो कैसा होता है? टाइटली कंपोज्ड होता है। उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, या आप कह सकते हो दे आर स्ट्रॉन्गली बाउंडेड बाय इंटर एटॉमिक फोर्सेस या इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस। दो पार्टिकल्स या दो एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है? फोर्स ज्यादा है, इसलिए इनके बीच में क्या होता है? डिस्टेंस नहीं होता। अब आप इसको देखोगे कि इसका एक एटम है, मैं उसको बाहर की तरफ बनाता हूं। अगर ये एटम है तो ये एटम अगर मूवमेंट करना चाहे तो क्या ये कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ना तो इधर की साइड स्पेस है ना उधर की साइड स्पेस है। तो ये एटम क्या करता है? मूवमेंट नहीं कर पाता है। और मूवमेंट करता भी है तो कौन सा मूवमेंट करता है? ओनली वाइब्रेटरी, वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन करता है, जो अपनी मीन पोजीशन पे। अब आप क्या बोल सकते हो? जैसे ये एटम टाइटली बाउंडेड है, अभी क्या करेगा? सिर्फ अपनी पोजीशन से इधर 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 ही मूव कर सकता है। इस तरीके के मोशंस को क्या बोलते हैं? वाइब्रेटरी या ऑसिलेटरी मोशन। ये किसी भी तरीके का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है कि ये अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर दूसरी जगह पे चला जाए, या अपनी मीन पोजीशन को छोड़कर किसी दूसरे पाथ को फॉलो करे। तो ये कर ही नहीं सकता क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है, ये वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट जा ही नहीं सकता। तो इसलिए किस तरीके के मोशन करता है? ओनली वाइब्रेटरी एंड ऑसिलेटरी मोशन करता है, नो ट्रांसलेटरी मोशन। तो अपन क्या लिख सकते हैं? नो ट्रांसलेटरी मोशन।
ठीक है, यहां तक कोई डिफरेंस आपको? नो ट्रांसलेटरी मोशन। इसीलिए अब आपने जो ये इतना सारी चीजें पढ़ ली, इसके अकॉर्डिंग क्या पता लगता है, अब अपन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। भाई ये सॉलिड का अगर कोई डेफिनेट मोशन हो ही नहीं सकता, सिर्फ वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, कोई ट्रांसलेटरी मोशन इसके अंदर है ही नहीं, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो अपन प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं उनको। सबसे पहले सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है और वॉल्यूम भी डेफिनेट होती है। सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। क्यों डेफिनेट शेप होगा? क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो सकते हैं कि उनका मूवमेंट होता ही नहीं है। तो मूवमेंट अगर किसी चीज का है नहीं तो वो कैसी हो गई? रिजिड हो गई, डेफिनेट हो गई। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डेफिनेट शेप होगा और उसकी वॉल्यूम भी क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। तो आप सेकंड चीज क्या बोल सकते हो? अगर वो डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है तो वो कैसा होगा? रिजिड होगा। रिजिड का मतलब क्या होता है? स्टेशनरी, या आप कह सकते हो एक जगह स्टेशनरी रहता है, वो रिजिड रहता है, सॉलिड रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। वो क्या होगा? उसके अंदर पार्टिकल्स का कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड चीज इज इनकंप्रेसिबिलिटी। इनकंप्रेसिबिलिटी ठीक है। इनकंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेटा एक बार देखिए, अगर कोई स्पॉन्ज होता है, गैसेस होती है, गैसेस को तो अपन कंप्रेस कर सकते हैं। गैसेस इतनी डिफ्यूज रहती है, फैली भी रहती है, और आप उसको क्या कर सकते हो? सिलेंडर के अंदर भी कंप्रेस कर लेते हो। लिक्विड को भी आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो। बट आप सॉलिड्स को कंप्रेस नहीं कर सकते। तो इनके बीच में क्या हो जाता है? इनकंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनकंप्रेसिबिलिटी होती है उसके अंदर। रिजिडिटी हो गया, इनकंप्रेसिबिलिटी हो गया, और इनकंप्रेसिबिलिटी के साथ साथ एक वर्ड और आता है बेटा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है? कि अगर कोई चीज सॉलिड है, स्ट्रॉन्ग है, उसका वो रिजिड है, इनकंप्रेसिबल है, तो उसकी स्ट्रेंथ भी कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी ऑब्वियसली। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा स्लो डिफ्यूजन। स्लो डिफ्यूजन। स्लो डिफ्यूजन बोल सकते हैं या आप बिल्कुल नेग्लिजिबल भी बोल सकते हो इसमें। नेग्लिजिबल है ना। डिफ्यूजन मेजरली किस में होता है? गैसेस के अंदर होता है। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब एक बात बताइए, अगर इस रूम के अंदर या किसी भी रूम के अंदर में एक अगरबत्ती जलाकर या इंसेंस स्टिक को लाइट करके एक कॉर्नर पे रख देता हूं, वो क्या होगा? थोड़ी देर बाद आप देखोगे पूरे रूम के अंदर क्या हो जाएगा? उसके पार्टिकल्स या उसकी स्मेल जो है डिफ्यूज हो जाती है। बट ऐसा क्या अगर मैं किसी सॉलिड को रख दूंगा तो वो होगा? नहीं होगा। तो सॉलिड के अंदर स्लो डिफ्यूजन होता है बहुत, और ये आप कह सकते हो बिल्कुल नेग्लिजिबल डिफ्यूजन होता है इसके अंदर, है ना। इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है फ्लूइडिटी का। सॉलिड्स हैव नो फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी कुछ होती ही नहीं है उसके अंदर, है ना। कोई भी फ्लूइडिटी सॉलिड के अंदर होगा ही नहीं। फ्लूइडिटी जनरली किसके अंदर प्रेजेंट होती है? लिक्विड्स या गैसेस के अंदर। ये पॉइंट्स क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा हाई डेंसिटी। यहां पर मेंशन कर रहा हूं मैं हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी, अब आपको पता होगा हाई डेंसिटी सॉलिड्स की क्यों होती है? क्योंकि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है मास अपॉन वॉल्यूम अगर डेंसिटी का फॉर्मूला है
तो आपको क्या होता है, अगर आप देखोगे सॉलिड्स की वॉल्यूम कैसी है, फिक्स्ड है, और जनरली क्या होती है, लेस अमाउंट होती है, और मास कैसा होता है सॉलिड्स का, ज्यादा। तो डेंसिटी क्या हो गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई मास के, तो D इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। तो आप देखोगे दोनों फैक्टर से क्या करता है, इसकी जो डेंसिटी है वो कैसी आती है, हाई डेंसिटी आती है। अब बोलते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बेटा वो चीज है, मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड्स मेल्ट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगेन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आप सोचिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, अगर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है तो वो क्लियर कर देते हैं। अगर आप देखिए कि जैसे कोई चीज ओपन है या कोई ओपन वेसल है, तो उसमें जो एटमॉस्फेयर है, जो गैसेस है, उसका ऑटोमेटिकली प्रेशर लगता है ना। तो वो चीज क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो क्या कहलाता है, अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस टेम्परेचर पे ये सॉलिड मेल्ट होने लग जाए, वो क्या कहलाता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो यहां तक बेटा आप इसको अगर नोट कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका और नोट कर लो इसको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स के अंदर क्या, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब टाइप्स ऑफ सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड सेकंड इज अमॉर्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की टाइप है, और अमॉर्फस का मतलब ही ग्रीक वर्ड में होता है बेटा नो फॉर्म। ग्रीक वर्ड है ये एक तरीके का, और इसका मतलब क्या होता है, कोई फॉर्म ही नहीं होता। मतलब अगर आप देखोगे उसका कोई प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं है, कोई प्रॉपर डायमेंशन नहीं है, तो वो चीज तरीके के सॉलिड्स क्या कहलाते हैं, अमॉर्फस सॉलिड्स कहलाते हैं। अब देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या है बेटा, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जो एटम्स होते हैं, आयंस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं या कोई भी पार्टिकल्स है, उसका एक प्रॉपर अरेंजमेंट है। जैसे आप देखिए ये ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आपको, देन उसके बाद क्रॉस, ब्लू डॉट्स, क्रॉस एंड ब्लू डॉट्स, मतलब जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है या आयंस है, दैट इज वेल ऑर्डर्ड और वेल अरेंज्ड, है ना। तो इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं, these are type of solids are known as crystalline solids। जैसे आप देखो, जैसे दिस इज सोडियम, सोडियम के पास क्लोरीन Cl माइनस, देन अगेन Na+, Cl माइनस, Cl माइनस Na+, तो ये आपको दिख रहा है। अब आपको पता होगा ये एक तरीके का क्रिस्टल बन गया जैसे सोडियम क्लोराइड का। तो सोडियम क्लोराइड का अब आप देखो एक पॉजिटिव चार्ज, देन Cl माइनस, देन पॉजिटिव चार्ज, देन Cl माइनस। तो आप अगर देखोगे ये पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ सराउंडेड कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। क्यों चार्ज होगा, क्योंकि दो जो अब अपोजिट चार्ज है उनके बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। अगर आप दो सेम चार्जेस को साथ साथ रख दोगे तो क्या हो जाएगा, रिपल्शन हो जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दीज आर द सॉलिड्स इन विच एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर और अरेंज इन अ पर्टिकुलर या ऑर्डर मैनर। सेकंड आता है बेटा अमॉर्फस सॉलिड्स। अमॉर्फस का मतलब ही क्या है, ग्रीक वर्ड में नो फॉर्म, कोई फॉर्म नहीं होता, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता, कोई ऑर्डरली अरेंजमेंट नहीं होता इनके अंदर जो एटम्स, पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई प्रॉपर ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं होते हैं। इसलिए समझ में आया आपको, तो ये क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंस हो गया। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के अंदर बेटा फर्स्ट डिफरेंस आता है इसके अंदर, इसका बेसिक स्ट्रक्चर अपन देख चुके। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स डेफिनेट अरेंजमेंट वाले होते हैं और अमॉर्फस सॉलिड्स में कोई अरेंजमेंट फिक्स नहीं। फर्स्ट इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, तो ज्योमेट्री अपन देखेंगे, दे हैव अ डेफिनेट ज्योमेट्री ड्यू टू द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। इसके पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होते हैं, तो इसलिए इसके जो क्या होता है, डेफिनेटली ज्योमेट्री होती है। Second, they do not have a definite geometry due to the irregular arrangement of particles। जब जिसके पार्टिकल्स ही irregularly arranged हो तो उसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, irregular होगी। Second point is order, they are long range order and they are short range order। अब ऑर्डर की बात क्या आती है, एक बात बताइए मुझे
कि जैसे अपन बात करते हैं जिसके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट है, अगर कोई रेगुलरली अरेंज है तो उसका ऑर्डर क्या रहेगा, फिक्स, तो उसको लॉन्ग रेंज में अपन क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी का ऑर्डर ही फिक्स नहीं है, कोई उसका अरेंजमेंट ही फिक्स नहीं है, तो आप उसको लॉन्ग रेंज में कैसे ले जाओगे, शॉर्ट रेंज में ले सकता है। जैसे अगर अपन इसका बेस्ट एग्जांपल एक मान सकते हैं कि जैसे आप हैं, तो आपकी जो फ्रेंडशिप है वो लॉन्ग टाइम तक कब तक चलती है, जब क्या हो, आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो सिमिलर आपके जैसे ही हो, मतलब टाइप्स क्या है उनका, सेम है, अरेंजमेंट कैसा है, सेम है। अगर आप और उनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं है तो आपकी फ्रेंडशिप लॉन्ग रेंज चलेगी या शॉर्ट रेंज तक ही रहेगी, कि तो शॉर्ट, अगर आपकी अच्छी दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज है, अरेंजमेंट प्रॉपर है, तो क्या होगा, लॉन्ग रेंज तक आपकी फ्रेंडशिप चलेगी। सिमिलर वे में अगर आपकी फ्रेंडशिप के बीच में क्या है, बहुत डिसिमिलैरिटीज है, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है, तो आपका क्या होगा, शॉर्ट रेंज। सिमिलरली ऐसी क्रिस्टल के अंदर होता है, सॉलिड्स के अंदर होता है, अगर उसका अरेंजमेंट फिक्स है तो लॉन्ग रेंज होगा जैसा क्रिस्टलाइन के अंदर होता है, और अमॉर्फस के अंदर क्या होगा, शॉर्ट रेंज होता है। थर्ड इज टाइप ऑफ सॉलिड, दीज आर ट्रू सॉलिड्स। इनको ट्रू सॉलिड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो अरेंजमेंट है दैट इज प्रॉपर्ली फिक्स्ड। दीज आर सूडो सॉलिड, सूडो का मतलब क्या होता है बेटा, फॉल्स, मतलब आप इनको सॉलिड तो बोलते हो बट दीज आर नॉट ट्रू सॉलिड्स बिकॉज दे आर इजिली डिस्ट्रॉयड बाय माइल्ड डिस्टॉर्शन। अगर आप इसमें थोड़ा सा भी कुछ चेंज करोगे तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा, इसलिए ये कैटेगरी क्या आती है, सूडो सॉलिड के अंदर आ जाती है। क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड के अंदर बेटा फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब नेचर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ, केमिकल प्रॉपर्टीज उसकी हुई, या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, या कोफिशिएंट ऑफ केमिकल एक्सपेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। अब क्या होता है, अगर आप ये देखो, जैसे ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर अरेंजमेंट कैसा होता है, रेगुलर होता है, और अमॉर्फस सॉलिड के अंदर कैसा होता है, इरेगुलर अरेंजमेंट होता है, या कोई फॉर्म नहीं होता, कोई रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता। तो अगर क्या होगा, मैं इसकी कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी का नेचर चेक करूं तो क्या होता है, जैसे अगर आप सोचो ये ए डायरेक्शन के अंदर चेक करूं और एक बी डायरेक्शन के अंदर चेक करूं, तो दोनों डायरेक्शन में इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन आती है। क्यों आती है डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, वो इसलिए आती है बेटा क्योंकि ऑर्डरली अरेंजमेंट, अगर आप यहां देखोगे बिल्कुल फिक्स ऑर्डर है, अगर किसी चीज का फिक्स ऑर्डर हो गया तो उसका अरेंजमेंट आप चेंज नहीं कर सकते, और अरेंजमेंट चेंज नहीं कर सकते तो अगर आप उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हो, और डायरेक्शन चेंज कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके की बिहेवियर या इस तरीके की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उसके अंदर आइसोट्रॉपिक सॉलिड प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, आइसोट्रॉपिक, और जनरली ये गैसेस और लिक्विड्स के अंदर भी होती है। अब आप देखो, अगर मैं इसके ए डायरेक्शन या बी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को चेक करता हूं तो वो क्या आती है, सेम इन से ऑल डायरेक्शन। तो आप देख सकते हो एनआइसोट्रॉपिक क्या होती है, अगर मैं किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी को उसकी कैलकुलेट करता हूं, मेजर करता हूं, तो वो डिफरेंट आती है डिफरेंट डायरेक्शन में, बट आइसोट्रॉपिक में क्या होती है, इट इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिफ्थ पॉइंट इज बेटा क्लीवेज। अब क्लीवेज का मतलब क्या होता है, अगर मैं क्रिस्टलाइन या अमॉर्फस सॉलिड को कट करता हूं थ्रू नाइफ, अगर किसी सॉलिड को मैं अगर कट करता हूं थ्रू नाइफ, तो अगर वो बिल्कुल क्लीन आ रहा है, कट करके उसके जो पोर्शंस आएंगे वो क्लीन आते हैं, तो दैट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। और अगर इरेगुलर क्लीवेज आ रहा है तो वो कैसा होगा, अमॉर्फस सॉलिड। अब क्लीन क्लीवेज क्यों आएगा, क्योंकि अरेंजमेंट जब रेगुलर है तो अगर आप उसको कट करोगे तो वो क्लीन पोर्शन में निकलेगा, और अरेंजमेंट कैसा है, इरेगुलर है, तो अगर आप उसको कट करते हो तो उसका क्या होगा, इरेगुलर क्लीवेज आएगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल शार्प, मतलब एक फिक्स पॉइंट पर वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे।
बट दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। इनका कोई फिक्स पॉइंट नहीं होता, इनका क्या होता है कि रेंज होती है, उस रेंज के बीच में क्या होता है, जैसे आप कहोगे कि अगर कि भाई ये तो 50 डिग्री पे मेल्ट हो गया, ये 100 डिग्री पे हो गया, कौन, क्रिस्टलाइन। लेकिन इसके लिए क्या कहोगे अमॉर्फस कि ये 50 टू 55 के डिग्री के बीच में कभी भी मेल्ट हो सकता है। तो इनका क्या होता है, दे मेल्ट ओवर अ सर्टेन रेंज ऑफ टेम्परेचर। अमॉर्फस सॉलिड्स आर रिगार्डेड एज अ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर। इसको क्या बोल सकते हो, एक लाइन और आ जाती है, कभी आपका असर्शन रीजन कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एक लाइन ये भी आती है कि अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं उनको रिगार्डेड किया जाता है एज ए लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर्स। तो ये पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए, क्लीवेज एंड मेल्टिंग पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा कूलिंग कर्व। कूलिंग कर्व भी इसका इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे सबसे पहले अपन अमॉर्फस का देखते हैं। अमॉर्फस का जो कूलिंग कर्व है, सबसे पहले तो मैंने एक कूलिंग कर्व ड्रॉ किया है टेम्परेचर वर्सेस टाइम पे। टेम्परेचर वर्सेस टाइम पे कैसे ड्रॉ किया है कि एक्स एक्सिस पे तो मैंने टाइम ले लिया है और वाई एक्सिस पे किसको लिया है, टेम्परेचर को लिया है। तो अगर आप देखोगे अमॉर्फस का जो कूलिंग कर्व आता है वो कंटिन्यूस कर्व आता है। कैसा आता है, कंटिन्यूस कर्व आता है। जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी तो उन्होंने देखा कि जो इसकी डिटेल्स आ रही है या जो इसकी वैल्यूज आ रही है, दीज आर इन कंटिन्यूएशन फॉर्म। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कैसा आता है, कंटिन्यूस आता है। कहीं भी ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं है, कुछ भी पॉइंट्स नहीं आते। बट जो क्रिस्टलाइन कर्व का ग्राफ होता है बेटा, आप देखोगे उस पॉइंट में एक तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, दिख रहा है आपको। और मेजरली इसमें 2 ब्रेक्स आते हैं, ए और बी वाला जो ब्रेक है मेनली, है ना। सी तो एक स्टेट बताई है। सी सबसे पहले तो अपन देखेंगे, देखो ए यहां से यहां तक जो एक ए पॉइंट है, ये भी अगेन टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ है। इसमें क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे लिक्विड है, अभी कोई लिक्विड है, अब आप क्या करते हो, उस लिक्विड का जब टेम्परेचर कम करते हो, कोई भी लिक्विड है अगर उसका टेम्परेचर कम करोगे तो वो सॉलिड फॉर्म में आएगा। तो आप देखो लिक्विड का टेम्परेचर जैसे ही अगर आप काम कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन धीरे 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 स्टार्ट होता है। तो सॉलिडिफिकेशन धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो प्रोसेस है यहां से लेके यहां तक, ये क्या रहा है, सॉलिड। और अगर आप देखोगे बी पॉइंट के बाद जो अगेन ब्रेक है, इस पॉइंट के बाद वो किस में टर्न हो गया, सॉलिड। ये तो वो पॉइंट है जहां लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और ये वो फॉर्म है जहां पर वो पूरा सॉलिड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो चुका है, क्रिस्टलाइन फॉर्म उसकी आ चुकी है। अब यहां आप देखोगे सी, एक ये सी पॉइंट जो आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज सुपर कूल्ड लिक्विड। अगर मैं उस लिक्विड को यहां पर देखो अब सॉलिड होने लग गया है, लेकिन अगर ज्यादा और भी टेम्परेचर उसका कम कर दूं तो वो क्या हो जाता है, सुपर कूल्ड स्टेट में आ जाता है। जैसे आपने आपके ग्लासेस देखे होंगे, अपने घर के जो मिरर्स होते हैं, मिरर्स में आपको वैसी वाली बात नहीं कर रहा हूं जिसमें आपकी इमेज बनती है, लेकिन आपने देखा होगा विंडो के जो मिरर्स हैं या जो बाकी मिरर्स होते हैं अपने घर में, वो क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं, क्योंकि दीज आर सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। अब आप एक बात इसमें ध्यान से देखना कि ये जो है लिक्विड यहां पर चेंज हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन होके प्रॉपर सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब इसको, तो ये ग्राफ आपको क्या कंटिन्यूस दिख रहा है, नहीं, ये ग्राफ कैसा है, डिसकंटिन्यूस ग्राफ है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो ग्राफ होता है दैट इज डिसकंटिन्यूस, और अमॉर्फस सॉलिड का जो ग्राफ होता है दैट इज कंटिन्यूस। तो जो अगर इसमें यहां तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से आपको, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट